हेलो डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है ऋषभ सिंह परिहार और मैं डील कर रहा हूं नेशनल साइंस ओलंपियाड क्लास 9th केमिस्ट्री के साथ। अभी हमने बीते दिनों में 3 चैप्टर्स को साइंस ओलंपियाड के लिए कंप्लीट कर लिया है और अब हम आज चौथा चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसका पार्ट 1 का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन हम आज के लेक्चर में डील करेंगे। इस लेक्चर में स्पेसिफिकली हम लोग कैथोड रेस के बारे में पढ़ेंगे कि गैस डिस्चार्ज ट्यूब क्या है और किस तरीके से उसके थ्रू कैथोड रेस ट्यूब की डिस्कवरी की गई थी। मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक एनसीईआरटी सीबीएसई स्टेट बोर्ड्स एनटीएससी ओलंपियाड इन सब के वीडियो लेक्चर्स आपको 100% फ्री में अवेलेबल कराते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पे 2 या 3 वीडियोस देखने के बाद भी आपको कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता, ना ही कोई दूसरी फीस पे करनी पड़ती है, क्योंकि यहां सारी चीजें 100% फ्री है, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट 1 कंप्लीट चैप्टर रिविजन। सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन है। डाल्टन इन 1808 सजेस्टेड दैट एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। हमने इसके बारे में पढ़ा भी था कि जो डाल्टन है इनने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दी थी। ये हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स नाम के चैप्टर जो कि हमारा 3rd चैप्टर है उसमें डील किया था और उसी में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में हमने ये भी पढ़ा था कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल है और उसे फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते। पर इस चैप्टर में हम एटम का डिविजिबल होना भी पढ़ेंगे। ओके, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स इन मैटर। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एटम के बारे में बता देता हूं। देखिए, एटम जो होता है वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे वो कंपाउंड हो, चाहे वो मिक्सचर हो, कोई भी चीज हो, उसका सबसे छोटा पार्टिकल एटम होता है। ओके, अब जो एटम होता है उसमें कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब जो इलेक्ट्रॉन है ये एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, जो प्रोटॉन है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है और जो न्यूट्रॉन है ये एक न्यूट्रल पार्टिकल है। इसका मतलब इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। तो इन पार्टिकल्स को हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। जैसे मेन हेडिंग के नीचे सब हेडिंग होती है, वैसे ही एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलते हैं। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम से भी छोटे होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ओके, सो एटम इज नो मोर indivisible, it is divisible and it can be divided into electron, proton and neutron. Okay, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, अगर आप कंघी से अपने बालों को कोम्ब करते हो और उसके बाद छोटे छोटे पेपर के पीसेस को आप चिपकाने की कोशिश करोगे, बहुत छोटी क्लासेस में एक्टिविटीज करते हैं कि हमने कंघी को घिसा पहले सिर पे, बालों पे अच्छे से, और उसके बाद पेपर के छोटे छोटे पार्ट जो टुकड़े होते हैं उनको हमने कंघी से अट्रैक्ट किया। तो इससे हमने क्या देखा कि कंघी पे चार्ज डेवलप हो गया था जो पेपर के पार्टिकल, पेपर के छोटे छोटे पीसेस को अट्रैक्ट कर रहा था। ओके, सो इफ वी comb dry hair and then bring the comb near small pieces of paper, the comb is found to attract the pieces of paper. अब आपका काम यह है कि आज के वीडियो में जब आप ये वीडियो देखेंगे, जब आपके सामने ये स्टेटमेंट आ रहा है अभी के टाइम पे, आप सबसे पहले मुझे कमेंट में ये मैसेज करके बताएंगे या ये कमेंट करके बताएंगे कि ये चीज आपने रिसेंटली कौन सी क्लास में पढ़ी है और कौन से चैप्टर में। तो चलिए ये देखते हैं कि आप लोगों में से कितनों को पहले से इस चीज की नॉलेज है या कितनों को पहले से ये चीज याद है कि हमने ये एक्टिविटीज करी है और आप ही लोगों ने अपनी छोटी क्लासेस में किसी एक क्लास में, एक चैप्टर में ये एक्टिविटी करी होगी चार्ज के बारे में। तो कहां पढ़ा है आपने चार्ज के बारे में और ये एक्टिविटी, इसको आपको मुझे कमेंट करके बताना है इस वीडियो में। और अगर इससे रिलेटेड और भी कोई एक्टिविटीज आपने की है तो दैट आल्सो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। इफ वी रब अ ग्लास रॉड विथ सिल्क क्लॉथ एंड देन ब्रिंग द ग्लास रॉड नियर एन इन्फ्लेटेड बलून, इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ग्लास रॉड। ग्लास रॉड को आपने सिल्क के क्लॉथ से इस तरीके से रब किया और फिर वो जो ग्लास रॉड थी उससे आपने एक फूला हुआ बलून रखा है, उसको आप पास आप जैसी ग्लास रॉड लेके जाओगे वो बलून अट्रैक्ट करेगा। ये दोनों एक्टिविटीज आपने छोटी क्लासेस की एक चैप्टर में किया है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये कि कुछ तो ऐसा उनमें डेवलप हो रहा था। कंघी को सिर पे घिसा, पार्टिकल छोटे छोटे पीसेस के पास लेके आए पेपर के,
वहां पे अट्रैक्शन हुआ। हमने सिल्क के क्लॉथ को ग्लास रॉड पे रब किया, अच्छे से रब किया, अच्छे से रब किया, फिर ग्लास रॉड को इन्फ्लेटेड बलून के पास लेके गए, वहां पे हमें अट्रैक्शन दिखा। इसका मतलब कुछ तो ऐसा डेवलप हो रहा था ना जो उन दोनों को आपस में अट्रैक्ट करा रहा था, ठीक है। तो यहीं से हमें चार्ज के बारे में पता चला। चलिए आगे बढ़े। Further, experiments were performed during the year 1895 to 1905, which showed that the atom is not the smallest particle, but is made up of smaller particles called subatomic particles. ये मैंने आपको अभी समझा दिया है। The three main subatomic particles were electron, proton, and neutron. ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो आगे बढ़ते हैं towards next slide. अब आता है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्टडी ऑफ कैथोड रेज, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, बहुत ही शानदार एक्सपेरिमेंट है, और इससे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की गई थी। क्योंकि वैसे ना किसी साइंटिस्ट को कोई सपना आया था, ना किसी इंसान को कहीं से सपना आया था, ना सिर पे किसी के आके इलेक्ट्रॉन गिरा था। इसकी डिस्कवरी करनी पड़ी थी, ढूंढना पड़ा था। और इन अजम्पशन से कि क्यों बलून अट्रैक्ट हो रहा है, क्यों पेपर के पीसेस अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों वैसा हो रहा है, इन चीजों के कारण इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की तरफ हम आगे बढ़े थे। हम इन द सेंस जो ह्यूमन रेस है उसकी बात की जा रही है। एनीवेज, the existence of electron in an atom was shown by J.J. Thomson. J.J. Thomson ने existence of electron बताया था। इसको स्टार बना के याद कर लीजिएगा। हो सकता है बिल्कुल बेसिक लेवल के एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन आपको साइंस ओलंपियाड में मिल जाए कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, किसने उसके एग्जिस्टेंस के बारे में बताया था। दैट वाज J.J. Thomson in 1897 on the basis of a detailed study of cathode rays. कैथोड रेस की स्टडी के साथ साथ उन्होंने ये चीज समझाई थी। अब कैथोड रेस क्या होती हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। The discovery of cathode rays was made on the basis of discharge tube experiment. एक एक्सपेरिमेंट है डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट। वो डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है पहले मैं वो आपको समझाऊंगा एक स्टेटमेंट को खत्म करके। यूजिंग एयर और सम अदर गैस इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। चलिए डिस्चार्ज ट्यूब क्या है सबसे पहले वो समझो। ये ग्लास का बना हुआ एक बिल्कुल सील पैक्ड एक ट्यूब होता है जैसे ये। ओके, अब यहां से आप समझ लीजिए हमने एक रास्ता बनाया और ये रास्ता जाएगा हमारा ठीक है, और इसमें हम लोग लगा देते हैं कैथोड, एनोड, ठीक है। ये गैस डिस्चार्ज ट्यूब है जो ये ऊपर लैब बनाई हुई है ना हमने, ये गैस डिस्चार्ज ट्यूब है। ये एक ग्लास की बनी हुई बिल्कुल सील्ड ट्यूब होती है। यहां ऊपर से वैक्यूम है, यहां से हम एयर के प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अंदर गैस भरी जाती है। ये कैथोड है, वो एनोड है। एक साइड कैथोड एक साइड एनोड होता है, ठीक है। और इसके बीच में इलेक्ट्रिसिटी का डिस्चार्ज दिया जाता है, ठीक है। और बीच में कोई गैस भी ली जा सकती है, कोई मतलब हम एयर भी ले सकते हैं, गैस भी ले सकते हैं, ठीक है। और यहां से हम प्रेशर को रेगुलेट कर सकते हैं कि हमें अंदर कितनी एयर चाहिए, ज्यादा चाहिए डाल दो, कम चाहिए कम कर लो, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली अ गैस डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट इज डिस्चार्ज ट्यूब? अब एक प्रॉपर लैंग्वेज में हमें यहां मिलेगा, चलिए हम उसे देखते हैं। अ डिस्चार्ज ट्यूब इज अ लॉन्ग ग्लास ट्यूब क्लोज्ड एट बोथ एंड्स। एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब होती है जो दोनों साइड से बंद होती है। द प्लेट A which is connected to the negatively terminal of the source is called cathode। मतलब यहां पे जो मैंने अभी डायग्राम बनाया था ना उसको रेफर करिए। जो हमारी ये प्लेट A है, ये है प्लेट B, ठीक है। सो द प्लेट A which is connected to the negative terminal of the source is called cathode, ठीक है। एक मिनट, एक काम और करते हैं, हमें यहां थोड़ा सा एक मॉडिफिकेशन लाना पड़ेगा क्योंकि अगर हम इसको कैथोड बना रहे हैं तो हमें इसे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, ये हमने इसको नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये कैथोड है। वेयर एज द प्लेट B विच इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव सोर्स इज कॉल्ड एनोड। ये हमारा एनोड है, ठीक है। अभी हमने इसको स्पेसिफिकली एज पर आवर स्टेटमेंट बना दिया। क्लियर हुआ? सो दिस इज कैथोड, दिस इज एनोड। चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। प्रोडक्ट
रिफ्रैक्शन ऑफ कैथोड रेज इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। अब बहुत शानदार सा डायग्राम हमें यहां पे दिख रहा है, अगर आप देख सकते हो तो देखिए यहां पे पॉजिटिव टर्मिनल से एनोड को और नेगेटिव टर्मिनल से हमने कैथोड को कनेक्ट कर रखा है। यह हमारा बीच में गैस डिस्चार्ज ट्यूब है, और गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अलावा यहां पे आप देखेंगे तो ये वैक्यूम लगा हुआ है, यहां से एयर के प्रेशर को हम लोग बढ़ाना और कम करना कर सकते हैं। इसके बीच में हमने गैस भर रखी है। अब एक होमवर्क आपके लिए, जैसे ही आप ये वीडियो देखेंगे, जब ये टॉपिक आएगा, आपको मुझे एक चीज बतानी है। इस गैस डिस्चार्ज ट्यूब को एक और नाम दिया जाता है, एक साइंटिस्ट के नाम पे इन गैस डिस्चार्ज ट्यूब्स का नाम रखा गया है, और आपको मुझे कमेंट्स में यह बताना है कि कौन से साइंटिस्ट के नाम पे ये गैस डिस्चार्ज ट्यूब का एक और नाम है, एक स्पेसिफिक नाम है डैश ट्यूब। वो जो डैश है ना, उसकी जगह एक साइंटिस्ट का नाम आता है, क्योंकि वो साइंटिस्ट ने अलग अलग कलर की वो कैथोड रेस प्रोड्यूस करी थी, अलग अलग गैसेस लेके, सो उसके नाम पे है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो कौन सा नाम है, कौन से साइंटिस्ट हैं जिनके नाम पे गैस डिस्चार्ज ट्यूब का दूसरा नाम है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए हमने क्या किया है, गैस डिस्चार्ज ट्यूब में आप यहां देख रहे हो ये कैथोड लगा है, ये एनोड लगा है, हमने बैटरी से कनेक्ट करके रखा है। यहां पे हमारे क्या है, बीच में गैस भरी हुई है। अब क्या किया, हमने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया। हमें सबको यह चीज पता है कि नेगेटिव साइड से इलेक्ट्रॉन आते हैं इस तरीके से, और वो ऐसे फ्लो करते हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये हमने पढ़ा हुआ है ना छोटी क्लास में, मेरे ख्याल में 8th क्लास में आपने इलेक्ट्रिसिटी में ये चीज पढ़ी होगी। ओके, सो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, वहीं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ कन्वेंशनल करंट का फ्लो होता है। यह हमने छोटी क्लास में फिजिक्स में, साइंस में पढ़ा हुआ है। ओके, सो कैथोड की तरफ से एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा। अब ध्यान से देखिएगा होता क्या है, मैं यहां बना के दिखाता हूं। ये कैथोड है, ये एनोड है, ठीक है। दिस इज कैथोड एंड दिस इज एनोड। मैं आपको पहले ये बता दूं कि जो कैथोड रेज हैं वो कैसे बनती हैं, कैथोड से बनती हैं, और कैथोड रेज हमेशा ओरिजिनेट होती हैं कैथोड के मटेरियल से, उस प्लेट से ओरिजिनेट होती हैं। यह चीज का ध्यान रखना। कैसे, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी हमने यहां से पास कराना शुरू करी, क्या होगा, बिजली जाएगी, और जो कैथोड का मटेरियल है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल के बाहर आएंगे। क्या हुआ, कैथोड के मटेरियल में से इलेक्ट्रॉन्स निकल के बाहर आए, ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए। अब मैंने कैथोड और एनोड के बीच में क्या भर के रखा हुआ है, इधर पे मैंने रखी हुई है एक गैस। मैं एयर भी ले सकता हूं, कोई गैस भी ले सकता हूं, तो मैंने क्या किया, यहां पे एयर या गैस भर रखी है। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करी, ये है कैथोड, कैथोड ने इलेक्ट्रॉन्स को शूट करना शुरू कर दिया। कैथोड ने इलेक्ट्रॉन्स को शूट करना शुरू किया। क्यों, कैथोड के खुद के मटेरियल से इलेक्ट्रॉन्स निकल के बाहर आ रहे हैं, जिससे कैथोड बना है उसके इलेक्ट्रॉन्स निकल के शूट हो रहे हैं बाहर की तरफ। अब जो इन जो हमारी ये दो प्लेट्स हैं कैथोड एनोड, इन प्लेट्स के बीच में जो एयर का कॉलम है, जैसे ही एयर के पार्टिकल्स से इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे, बहुत जोर से हिट करेंगे एयर के पार्टिकल्स को, तो एयर में से भी इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट हो जाएंगे। समझे, यहां से कैथोड से बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन आए, ये गैस का एटम है, ये इलेक्ट्रॉन आके इतना जोर से टकराएगा कि जो गैस के इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स भी नॉकआउट होके बाहर आ जाएंगे। अब मुझे क्या मिल गए, इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन मिल गए। यहां पे देख रहे हो आप, मुझे इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन मिल गए। ओके, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है, क्योंकि कैथोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो नेगेटिवली चार्ज्ड कैथोड इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, कि नेगेटिवली चार्ज्ड कैथोड इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा अपनी तरफ से, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू होंगे एनोड की तरफ, ठीक है, और ये बहुत हाई स्पीड में मूव कर रहे हैं। अब क्या होगा कि जो ये हमारा एनोड है वो तो पूरा सॉलिड है, और एनोड के पीछे अगर आप यहां देख सकते हो तो लिखा हुआ है ग्रीनिश येलो ग्लो। इसका मतलब क्या किया है, एनोड के पीछे एक मटेरियल लगा दिया है जो कि फ्लोरेसेंट है, ठीक है, वो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करता है और फ्लोरेसेंट मटेरियल है। तो वो जो फ्लोरेसेंट मटेरियल है वो क्या है, वो है जिंक सल्फाइड। इसे फॉस्फोर भी बोलते हैं, फॉस्फोर, PHOS POR, ठीक, PHOS PHOR, फॉस्फोर।
ठीक है। अब ये फॉस्फोर क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड में मूव करेंगे वो एनोड को पेनिट्रेट कर लेंगे। समझ लो कि ये इलेक्ट्रॉन है, बहुत स्पीड में इलेक्ट्रॉन आया और उसने एनोड को पेनिट्रेट किया और पेनिट्रेट करके पीछे निकल गया, क्योंकि एनोड का मटेरियल जो है वो भले ही सॉलिड है बट इलेक्ट्रॉन बहुत छोटे हैं, और एनोड जो है वो मैंने बहुत मोटी प्लेट नहीं ली है, मैंने पतली प्लेट ली है एनोड की, तो एनोड के थ्रू निकल के इलेक्ट्रॉन्स पीछे आ जाएंगे और पीछे आके वो इस मटेरियल से टकराएंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड में मूव करता हुआ इलेक्ट्रॉन आके पीछे इस मटेरियल से टकराएगा, ये मटेरियल ग्लो करने लगेगा, है ना, ये मटेरियल ग्लो करने लगेगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक रे थी जो कैथोड की तरफ से आई, एनोड को पेनिट्रेट करते हुए निकल के उसने पीछे टकराया और वहां पे ग्लो प्रोड्यूस किया। ठीक है, सो क्योंकि ये रेज जो है वो कैथोड की तरफ से आ रही थी, इन्हें कैथोड रेज बोला गया। और उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई कि एटम में कुछ ना कुछ तो नेगेटिव है जो कैथोड से रिपेल हो रहा है और पॉजिटिवली चार्ज्ड एनोड की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, सो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई बाय दिस गैस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेज ऑन अप्लाइंग हाई वोल्टेज between the electrodes, the result observed at different pressures of the air or gas inside the tube are as follows। हम हाई वोल्टेज तो अप्लाई कर ही रहे हैं, अब हम क्या देखेंगे कि अलग अलग प्रेशर पे, आप देखो ऑर्डिनरी प्रेशर, 1 mm प्रेशर, और फिर एट लोअर प्रेशर एंड 0.001 mm प्रेशर, मतलब बहुत ही कम प्रेशर। अलग अलग प्रेशर्स पे अब हम स्टडी करेंगे कि किस तरीके से हमारा जो कैथोड रे ट्यूब है वो बिहेव करेगा। ठीक है, हमने एक ही जैसा वोल्टेज सबको दिया है। सबसे पहला, नो फ्लो ऑफ करंट एट ऑर्डिनरी प्रेशर व्हेन द एयर इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब इज टेकन एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड अ वोल्टेज ऑफ अबाउट 10,000 volts is applied between the electrodes. No current flows through the air between the electrodes. This is because air or any gas at normal pressure is a poor conductor of electricity. So यह हमारा बहुत जानने वाला पॉइंट है कि जो नॉर्मल प्रेशर पे कोई भी एयर, कोई भी गैस जो होती है वो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, और जब वो पुअर कंडक्टर है तो वो गैस के वो इलेक्ट्रिसिटी के डिस्चार्ज को इलेक्ट्रोड से बाहर ही नहीं आने देगी, क्योंकि वो पुअर कंडक्टर है। इसीलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हमें कमरों में करंट नहीं लगता, वरना जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का एयर के थ्रू पास हो जाएगी और हम मर जाएंगे करंट लगने से। बट ऑर्डिनरी प्रेशर पे एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो भले ही आपने 10,000 वोल्ट्स का इलेक्ट्रिक करंट डाल दिया है, बट क्योंकि एयर ऑर्डिनरी प्रेशर पर है, कोई भी चेंज हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा, ना कोई करंट फ्लो करेगा उस कॉलम के थ्रू। क्यों? क्योंकि ऑर्डिनरी प्रेशर पे एयर इज अ पुअर कंडक्टर, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ग्लो इन द इंटायर ट्यूब एट 1 mm प्रेशर, मैंने प्रेशर को थोड़ा सा कम कर दिया है। इफ द एयर इनसाइड द ट्यूब इज सक्ड आउट बाय कनेक्टिंग द साइड ट्यूब एस टू द वैक्यूम, देखिए डायग्राम में ये जो एस है इसको हमने वैक्यूम से कनेक्ट किया और अंदर से थोड़ी सी गैस को बाहर निकाल दिया, इसका मतलब अंदर से मैंने गैस के प्रेशर को कम कर दिया है। ठीक है, सो हमने गैस के प्रेशर को कम कर दिया so that the pressure falls to about 1 mm of mercury, and now a voltage of about 10,000 volts is applied. The current begins to flow between the electrodes through the air inside, and hence the entire discharge tube begins to glow uniformly with magenta red color. क्या हो रहा है, जैसे ही आपने प्रेशर को रिड्यूस किया इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो करने लगी, करंट फ्लो करने लगा और एक मैजेंटा रेड कलर का ग्लो दिखा। कैसे दिखा ग्लो? ये कैथोड है, ये एनोड है, तो यहां से ऐसा एक ग्लो जाता हुआ हमें दिखने लगेगा। ठीक है, एक ऐसा ग्लो दिखने लगेगा हमें पूरे ट्यूब में, मैजेंटा रेड कलर का। उस टाइम पे हम समझ सकते हैं कि भाई 1 mm का प्रेशर हमने लिया हुआ है। ओके, आगे। The color emitted depends upon the nature of the gas taken in the tube. If neon gas is taken, the light emitted is reddish orange. आप जो अलग अलग कलर्स एक्सपेक्ट करते हो वो किसके बेसिस पे एक्सपेक्ट करते हो कि कौन से टाइप की गैस अंदर ली गई है? आप गैस को चेंज करते जाओगे तो आपको कलर भी अलग अलग देखने के लिए मिलेंगे। नियॉन के केस में आपको रेडिश ऑरेंज कलर देखने के लिए मिलता है। ओके, क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है ग्लो इंटरसेप्टेड बाय डार्क बैंड्स एट लो प्रेशर। अब यहां पे लो प्रेशर पे ले गए हम हमारी गैस को। इफ द एयर इनसाइड द ट्यूब
is sucked out further so that pressure inside the tube further falls. हमने और एयर को बाहर निकाल लिया और प्रेशर को रिड्यूस कर दिया एंड हाई वोल्टेज इज अप्लाइड एज बिफोर. जैसे हाई वोल्टेज हमने पहले अप्लाई किया था वैसे ही अभी भी अप्लाई किया है. द ग्लो इज इंटरसेप्टेड बाय डार्क बैंड्स एट राइट एंगल्स टू द एक्सिस ऑफ द ट्यूब. तो क्या होगा, राइट एंगल्स पे हमें डार्क बैंड्स दिखने लगेंगे हमारी ट्यूब में. तो इसका मतलब क्या कि आपने और प्रेशर को लो किया तो आपको डार्क बैंड्स जो है वो दिखने लगे हैं ऑल्टरनेट में अपनी ट्यूब में. ठीक है. देन प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेज एट 0.001 mm प्रेशर. अब फाइनली यहां हमें कैथोड रेज देखने के लिए मिलेंगी. अभी तक तो हमें गैस के अलग अलग कलर देखने के लिए मिल रहे थे. अब हमने बहुत कम प्रेशर ले लिया है. अब कैथोड रेज का हमको विजिबल होंगी. देखिए, व्हेन द प्रेशर ऑफ द एयर इन और द गैस इनसाइड द ट्यूब फॉल्स to about 0.001 mm, the discharge inside the tube completely disappears. जो discharge एक ट्यूब के अंदर वो पूरी तरीके से चला जाता है, हमें दिखना बंद हो जाता है. That is, there is no light. लाइट दिखना बंद हो गई. ठीक है. The tube appears completely dark. ट्यूब एकदम डार्क दिखने लगी है. However, the glass wall of the tube exactly opposite to the cathode glows with a greenish yellow light called fluorescence. Since these rays were coming from the cathode, these are called the cathode rays. इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. यहां मैंने आपको बताया था कि ये जो पीछे हमने यहां केमिकल लगा रखा है, जैसे ही उससे इलेक्ट्रॉन्स आके स्ट्राइक करेंगे तो ये केमिकल जो है वो ग्लो करने लगेगा और हमें ये बताएगा कि कुछ तो ऐसा है जो कैथोड की तरफ से एनोड की तरफ आ रहा है, मतलब वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, और यही कैथोड रेज कहलाती हैं. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड. अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज. Some important properties of cathode rays and the experiments by which they have been observed are given below. हमको अब ये देखना है कि भाई जो कैथोड रेज हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा पढ़ना है. चलिए देखते हैं. सबसे पहले प्रॉपर्टी है कैथोड रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन में कैथोड रेज जो है वो ट्रैवल करती हैं. हमने क्या किया, लो प्रेशर पे एक गैस ले ली और बीच में आपको ये दिख रहा है, ये एक बहुत हल्के मेटल का हमने फैन लगा दिया बीच में. ये हमने फैन लगा दिया है बीच में. ठीक है. और जो ये फैन है, दिस इज एक्चुअली एनोड. हमने एनोड का जो मटेरियल है उसी की जगह हमने एक बहुत लाइट मेटल लिया है जिसकी जगह पे हमने एनोड बना के एक फैन लगा दिया. अगर आप देखोगे तो यहां आपको पॉजिटिव चार्ज भी दिख जाएगा. दिस इज पॉजिटिव चार्ज, ये एनोड है, वो कैथोड है. अब देखो, हमें ये प्रूव कर रहा है कि कैथोड रेज जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है. कैसे? कैथोड रेज वहां से आएंगी, मैंने बीच में क्या लगा रखा है, फैन. ठीक है. मैंने लो प्रेशर पे गैस को ले रखा है. मैं देखूंगा कि इस फैन के, जो ये बीच में फैन लगाया हुआ है, इसके जस्ट पीछे मुझे एक परफेक्ट शैडो देखने के लिए मिलेगी. और आपको मैं एक बात बता दूं, अगर कोई लाइट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है तो मेरी शैडो भी आपको पीछे बिल्कुल प्रॉपर एक शार्प शैडो दिखेगी, क्योंकि लाइट सीधे ट्रैवल कर रही है ना. तो लाइट अगर स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल मेरे सामने रखी हुई है और सीधे ट्रैवल करेगी तो मेरी शार्प शैडो आपको बैकग्राउंड पे दिखेगी. सेम वही चीज यहां हुई कि इस एनोड की शार्प शैडो मुझे पीछे बैकग्राउंड पे दिखी. इस एक्टिविटी ने यह प्रूफ किया कि भाई कैथोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन. सो प्रोडक्शन ऑफ शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द कैथोड रेज. हमको यहां पे क्या हुआ, शैडो का प्रोडक्शन हुआ और वो हमें यहां देखने के लिए मिली. इसने प्रूफ कर दिया कि भाई कैथोड रेज जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे हैं. चलिए आगे देखते हैं. Cathode rays are made up of material particles. Rotation of light paddle wheel by cathode rays. बड़ा शानदार एक्सपेरिमेंट है. कैथोड रेज जो है हमें यह पता करना है कि वो भी मटेरियल पार्टिकल्स से बनी है. ऐसे हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स नहीं है कि कुछ है, कोई शक्ति है, कोई कुछ है, नहीं. सीधा बोला है भैया कि मटेरियल पार्टिकल है, मैटर है. ओके, सो हमने ये बोला कैथोड रेज जो है वो मटेरियल पार्टिकल से बनी. उसके लिए हमने क्या किया, यहां बीच में एक पैडल लगा दिया. ठीक है, एक बहुत हल्का पैडल लगा दिया, लाइट वेट पैडल लगा दिया. तो उससे क्या हुआ, जैसे ही मैंने बिजली का वो बैटरी ऑन करी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, यहां से इलेक्ट्रॉन्स आए बहुत तेजी से, जो कैथोड रेज थी वो पैडल से टकराई. और देखो लिखा भी है, लाइट माइका पैडल व्हील माउंटेड ऑन एन एक्सिल. बहुत हल्का माइका का बना हुआ पैडल व्हील है. और जैसे ही इससे वो रेस टकराई, ये पैडल घूमने लगा, ऐसे घूमने लगा क्लॉकवाइज. तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि भाई अब अगर शांति से कोई ऐसा बैठा हुआ है, कोई चीज आके उससे टकराएगी तो वो घूमेगा ना. जब कोई चीज टकराएगी वो तभी घूमेगा. तो वहां से पार्टिकल्स आके माइका के इस पैडल से टकराए और ये घूमने लगा.
इसने ये प्रूफ किया कि भाई जो ये कैथोड रेज है हमारी, ये मटेरियल पार्टिकल से बनी है, मतलब ऐसे पार्टिकल्स हैं जो टकरा रहे हैं और पैडल को घुमा रहे हैं। हम भारी पैडल नहीं ले सकते थे क्योंकि जो कैथोड रेज बनी होती है उनके पार्टिकल्स बहुत हल्के होते हैं, वो हल्के पार्टिकल्स भारी चीज से टकरा के उससे कोई चेंज नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने हल्का माइका का व्हील यहां पे यूज किया है टू जस्टिफाई दैट कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे वही सेम चीज है, हमने गैस को एक लो प्रेशर पे लिया हुआ है, ठीक। इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे, कैथोड रेज कैरी नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज पता करने के लिए हमने एक नया एक्सपेरिमेंट किया। पीछे देखिए लगाया कैथोड, बिल्कुल पास में लगाया हमने एनोड, और एनोड में क्या किया है हमने, एक छोटा सा बीच में होल लगा दिया है, एक स्लिट छोड़ दी है, ओपनिंग छोड़ दी है। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही कैथोड रे आएगी वो इस स्लिट के थ्रू एक बिल्कुल पतली सी बीम के फॉर्म में आएगी, एक पतली सी बीम के फॉर्म में आएगी। ओके, यहां पे हमने क्या क्या लिया हुआ है पहले देख लेते हैं। लो वोल्टेज 10 वोल्ट्स, अच्छा ये तो हम अलग से अप्लाई कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहां से देंगे, इसमें हम हाई वोल्टेज दे ही रहे हैं 10,000 वोल्ट्स का, ठीक है। हमने यहां पे फ्लोरेसेंस लगा रखा है, ठीक है, हमने यहां पे फ्लोरेसेंस लगा रखा है, वो ग्लो करने वाला मटेरियल। अब देखो क्या होगा, मैंने वहां तो जो बैटरी लगाई है वो अलग लगाई है ताकि मैं कैथोड रेज को प्रोड्यूस कर पाऊं, ठीक है। अब मुझे ये कंफर्म करना है कि वो नेगेटिव ही है, उस चीज के लिए मेहनत की जा रही है। अब हमने क्या किया, यहां एक और बैटरी लगाई जो बहुत हल्के वोल्टेज की है, बहुत हल्के वोल्टेज की है, सिर्फ 10 वोल्ट्स की है। उससे मैंने यहां पे एक एनोड और यहां एक कैथोड ऐसे लगा दिया। अब देखो, अभी मैंने इस बैटरी को चालू नहीं किया है, जैसे ही मैंने वहां का स्विच ऑन किया कैथोड रेज ऐसे आएंगी और आके सीधा टकरा जाएंगी इधर, है ना, और यहां मुझे ग्लो देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, यहां मुझे ग्लो देखने के लिए मिलेगा। अब हमने क्या किया, धीरे से इसको ऑन किया, इस वाली बैटरी को। जैसे ही इस बैटरी को ऑन किया तो यहां से जो नेगेटिव वाला कैथोड है, ये वाली जो प्लेट है, ये हल्का हल्का इंफ्लुएंस डालेगी अपने नेगेटिव फील्ड का, है ना। जैसे ही इसकी नेगेटिव फील्ड का इंफ्लुएंस इस बीम पे आएगा, ये बीम जो है वो हल्की सी रिपेल होगी, ठीक है, ये बीम हल्की सी रिपेल होगी। तो इससे क्या हो रहा है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड कैथोड इस नेगेटिव बीम को रिपेल कर रहा है। ये पता कैसे चलेगा, क्योंकि ये बीम रिपेल होके अपना रास्ता बदल देगी और हल्का सा ऊपर जाके टकराएगी। कोई भी चीज सीधी सीधी आ रही है, समझ लो यहां से ऐसे सीधी सीधी कोई भी चीज आ रही है, यूं इसने रिपेल किया तो ये सीधे सीधे आके हल्का सा ऐसे ऊपर की तरफ चली गई, क्योंकि रिपेल हुई ना, तो यहां रिपल्शन हुआ और वो बीम ऊपर आ गई। मुझे यहां ग्लो दिखने लगा, दिखना मुझे यहां चाहिए था और वो मुझे यहां दिखने लगा है, ठीक है, वो मुझे यहां दिखने लगा है। तो इसका मतलब क्या कि कैथोड रेज का रिपल्शन हुआ और वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। अगर नेगेटिव ना होती, पॉजिटिव होती, तो पॉजिटिव का रिपल्शन होता और जो रे ऐसी आ रही है वो थोड़ा सा नीचे चली गई होती और मुझे यहां पे मिलता ग्लो, ठीक है। सो ग्लो ऊपर मिल रहा है, इसका मतलब इसकी तरफ से रिपल्शन हो रहा है और जो ये नेगेटिव बीम आ रही है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा ये कैथोड रेज कैरी नेगेटिव चार्ज वाला एक्सपेरिमेंट होता है। एक बार इसके थ्रू आप जाइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड। They produce green fluorescence on the glass walls of the discharge tube as well as on a certain substance such as zinc sulfide. तो ये हम पढ़ चुके हैं कि जिंक सल्फाइड जो है उसका फॉर्मूला होता है ZnS। ये ग्रीन कलर का एक ग्लो प्रोड्यूस करता है जिससे हमें ये पता चलता है कि वहां से कोई चीज आई और यहाँ के वॉल्स पे टकराई। इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को हम फ्लोरेसेंस बोलते हैं, ठीक है। कैथोड रेज प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। When cathode rays strike a metal foil, it becomes hot. जब भी कैथोड रेज किसी मेटल फॉइल को स्ट्राइक करते हैं तो वो जो मेटल फॉइल है वो गर्म हो जाती है। वो ये प्रूफ करता है कि कैथोड रेज जो है वो हीटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, ये सिंपल सा एक स्टेटमेंट है, इसे आप याद कर सकते हैं। They produce X-rays when they strike against the surface of hard metals like tungsten, molybdenum, etc. एक स्टार पॉइंट, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को कि एक्स रेज किस केस में प्रोड्यूस होती है। तो हम ये लिखेंगे कि जो हार्ड मेटल्स होते हैं ना, जैसे कि टंगस्टन, मोलिब्डेनम एटसेट्रा, इनसे जब भी कैथोड रेज स्ट्राइक करेंगे तो वो एक्स रेज प्रोड्यूस करेंगे। एक्स रेज आप लोग जानते हो, मेडिकल साइंस में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। एक्स रेज
कोई भी फ्रैक्चर हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए एक्सरे करवाया जाता है ना, ये वही एक्सरे की बात हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है नेक्स्ट, व्हाट आर इलेक्ट्रॉन्स? द नेगेटिवली चार्ज्ड मटेरियल पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द कैथोड रेज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड रेज को जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं पार्टिकल्स विच आर नेगेटिवली चार्ज्ड, उन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। चार्ज एंड मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द रेशो चार्ज अपॉन मास, दैट इज E अपॉन M ऑफ द इलेक्ट्रॉन। देखो यहां चार्ज अपॉन मास रेशो निकालेंगे। मैं आपको एक चीज पहले बता दूं ये टॉपिक शुरू करने से, ये जो कंसेप्ट अभी हम पढ़ने वाले हैं ना, ये आपको 11th क्लास में केमिस्ट्री में आएगा, चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। पार्ट 1 जो केमिस्ट्री की एनसीईआरटी है, तो उसमें ये चैप्टर आएगा आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आप वहां पे इसके बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। यहां पे मैं आपको सिर्फ वैल्यूज बताऊंगा, जो मेन डिटेल का कंसेप्ट है वो 11th में आएगा। Okay, so for determination of the ratio of charge upon mass, that is E upon M of the electron. Electron का charge upon mass ratio क्या होता है? 1.76 into 10 to the power 11 coulombs per kg। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन मास रेशो है कूलम्स पर केजी। ठीक है, इसको आप सीधा सीधा इस वैल्यू को याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Okay, for determination of charge on the electron, the charge on the electron was found by R.A. Millikan। Millikan नाम के साइंटिस्ट ने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पता किया था विद द हेल्प ऑफ हिज ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना कि मिलिकन नाम के साइंटिस्ट ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता लगाया था। ये 11th क्लास में आपको पता चलेगा, इसके डिटेल में पूरा पढ़ाया जाएगा। चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज 1.60 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इसकी आप वैल्यू याद कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ चार्ज दैट कुड बी मेजर्ड। ये मेजर होने लायक सबसे छोटा अमाउंट ऑफ चार्ज है, हेंस इट इज कॉल्ड एज 1 यूनिट चार्ज। इसको 1 यूनिट चार्ज बोला जाता है। यह मेजर होने लायक सबसे छोटा चार्ज है। एज इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन कैरीज 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और इसको मैंने 1 यूनिट बोल दिया है, इसको मैंने 1 यूनिट बोल दिया है, और इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, तो हम इलेक्ट्रॉन को -1 बोल सकते हैं चार्ज के मामले में। ओके, देन यूजिंग द वैल्यू ऑफ E अपॉन M एंड E, द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी, देखो अभी हमने यहां पे क्या किया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाल लिया। अब हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। कैसे? हमने E अपॉन M निकाल लिया था, E अपॉन M हमें पता ही है, और E की वैल्यू हमें पता चल गई, तो हम क्या करेंगे, M इज इक्वल्स टू E अपॉन M। ठीक है, सो 1.60 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ये वाला वैल्यू अपॉन E अपॉन M। चार्ज अपॉन मास रेशो अभी हमने यहां पढ़ा था, ये रहा, इसको हमने यहां डाल दिया। ठीक है, आंसर आया ये, दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इंपॉर्टेंट है, इसकी वैल्यू आप याद कर लीजिए। ठीक है, दिस मास इज नियरली 1/1840th द मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के एटम के मास के 1/1840th पार्ट के बराबर है इलेक्ट्रॉन का मास। सोचिए कितना कम है। ठीक है, सो ये इलेक्ट्रॉन का मास है, ये मास है, ये चार्ज है, और वो चार्ज अपॉन मास रेशो है। तीनों चीजें आपको एक ही स्क्रीन पे मिल गई हैं, इनको याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। We can therefore now define electron as follows। अब हम इलेक्ट्रॉन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, an electron is that subatomic or fundamental particle which carries 1 unit negative charge and has a mass nearly 1/1840 of that of an atom of hydrogen। मतलब इलेक्ट्रॉन एक ऐसा सबएटॉमिक पार्टिकल, एक फंडामेंटल पार्टिकल है जिसके पास 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, और उसका जो मास है वो 1/1840th पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम के बराबर है। एक हाइड्रोजन जो सबसे हल्का एटम है, उसके भी इतने भाग, इतने टाइम्स वो कम है, आप सोचिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। एज चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज -1 एंड द मास इज नेग्लिजिबल। मास को तो हम नेग्लिजिबल बोलते हैं, आप खुद सोचो कितनी कम वैल्यू है, 0.00000000031 टाइम्स 0 लगा के फिर 91। अब इससे अच्छा तो नेग्लिजिबल ही मान लो ना। ये वही बात हो गई कि मैं वेइंग मशीन पे खड़ा हुआ और मैंने अपना वेट मेजर किया, उसके बाद मैं वॉशरूम जाके अपना हाथ धो के आया और फिर खड़े हो गया, जरा सी धूल हाथ से निकल जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा वेट पे? नेग्लिजिबल। वैसे इलेक्ट्रॉन के मास को हम नेग्लिजिबल मानते हैं क्योंकि बहुत कम है।
ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के मास को हमने नेग्लिजिबल मान लिया, उसके चार्ज है -1, तो हम इलेक्ट्रॉन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं E, ये उसका मास और ये उसका चार्ज। दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओरिजिन ऑफ कैथोड रेज, हाउ आर कैथोड रेज फॉर्म्ड? अब कैथोड रेज कैसे बनते हैं चलिए वो देखते हैं। वैसे हम पूरा पढ़ चुके हैं कि जो कैथोड रेज है वो कैथोड के मटेरियल में से ओरिजिनेट होते हैं। द कैथोड रेज आर फर्स्ट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मटेरियल ऑफ द कैथोड, दीज देन हिट द गैस एटम्स प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब एंड नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन्स। देखो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं कि जो कैथोड रेज है वो कैथोड के मटेरियल से निकलती हैं, गैस पे हिट करती हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को नॉक आउट करती हैं। दीज electrons travel towards the oppositely charged anode in the form of cathode rays। ये हम पूरा पढ़ चुके हैं। और फिर ये इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ बढ़ जाते हैं आगे। ठीक है, टू कंक्लूड दैट इलेक्ट्रॉन्स आर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एटम्स, जितने भी एटम्स हैं उन सबके कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब एटम्स में इलेक्ट्रॉन होता ही है। अब हमें ये कंक्लूजन देना है। चलिए देखते हैं हमारा टेक्स्ट क्या बोलता है। इन द डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट इट इज फाउंड दैट वी मे टेक इलेक्ट्रोड्स ऑफ एनी मटेरियल, इलेक्ट्रोड आप किसी भी मटेरियल का ले सकते हो। वी मे टेक एनी गैस इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब, आप कोई सी भी गैस डिस्चार्ज ट्यूब में ले सकते हो। At low pressure, the particles constituting the cathode rays have the same charge upon mass ratio। हमने ये देखा कि आपने चाहे कोई सा भी मटेरियल लिया हो कैथोड का, कोई सी भी गैस ली हो आपने गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, बट जब भी वो गैस कैथोड रेज प्रोड्यूस हुई है किसी भी मटेरियल से, किसी भी गैस से, कैथोड रेज के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका चार्ज अपॉन मास रेशियो सब में सेम निकला है, सब में सेम निकला है। ठीक है, रेशियो एज वेल एज चार्ज, दैट इज दे कैरी द सेम चार्ज एंड सेम मास। जितने भी हमें पार्टिकल्स मिले उन सबका सेम चार्ज और सेम मास था। इसका मतलब क्या? सभी चीजें इलेक्ट्रॉन्स में से बनी हैं, उसमें एटम्स में सब में इलेक्ट्रॉन्स हैं। सभी चीजों में जो एटम्स उनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो ये चीज ये प्रूफ करती है कि सबका चार्ज अपॉन मास रेशियो सेम था, चाहे कोई भी मटेरियल लिया हो, चाहे कोई भी गैस ली हो। ओके, as these particles are first produced from the material of the cathode and then from the gas taken in the discharge tube, this shows that all materials used as cathode as well as all gases contain electrons. Hence we conclude that electrons are constituent of all atoms। क्योंकि हमने कोई भी मटेरियल कोई सी भी गैस ली है, सबका रेशो यही आया है, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सारे सब्सटेंसेस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स होते हैं, हर एटम में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा से कुछ पॉइंट्स है, चलिए उन्हें देखते हैं। दिस इज फर्दर सपोर्टेड बाय द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट इन विच द इलेक्ट्रॉन्स emitted are found to have same charge and mass by strongly heating certain metals। अगर आप मेटल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हो तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट होते हैं। by exposing active metals like sodium, potassium etc in ultraviolet rays, अगर आप मेटल्स को अल्ट्रावायलेट रेज से एक्सपोज कर देते हो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। by exposing any form of matter to x rays, किसी भी मैटर को अगर आप एक्स रेज टकराओगे उसके ऊपर, मैटर के ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। उस केस में फ्रॉम रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज इन द फॉर्म ऑफ बीटा रेज, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज होते हैं ना, जो अलग अलग रेडिएशंस छोड़ते हैं, उसमें बीटा रेज जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन से बनती हैं। ठीक है, बीटा रेज जो है वो इलेक्ट्रॉन से बनती है, तो जब भी रेडिएशंस में बीटा रेज निकल रही होंगी तो आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। ठीक है, सो ये होता है हमारा फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का कंप्लीट, जिसमें हमने कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी के बारे में पढ़ा था। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि आज के लेक्चर का आपका सबसे पहला काम जो होगा वो ये होगा, जहां जहां बीच बीच में आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको उनको कमेंट सेक्शन में आंसर्स देके बताना है कि आपने वो जो 2 एक्सपेरिमेंट से चार्ज के वो कौन सी क्लास में पढ़े थे और गैस डिस्चार्ज ट्यूब का दूसरा नाम क्या है। सो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए और मैं हर एक स्पेसिफिक कमेंट को जरूर पढ़ूंगा और इस पर रिस्पॉन्ड करूंगा। अगर आपका आंसर सही होगा, नहीं भी होगा तो भी आई विल रेक्टिफाई यू देन एंड देयर ओनली इन द कमेंट सेक्शन। सो डू कमेंट एंड टेल द करेक्ट आंसर्स। नाउ अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स पे नेशनल साइंस ओलंपियाड के वीडियोस को देखने में कोई दिक्कत आ रही है, वीडियोस नहीं मिल रहे हैं, सीक्वेंस में नहीं मिल रहे हैं, प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, बिल्कुल परेशान ना हो। www.magnetbrains.com पे जाइए, वहां पे जाके आप ओलंपियाड के
ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। जैसे आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको यहां ओलंपियाड्स दिख जाएंगे। देखिए, नेशनल सोशल साइंस ओलंपियाड, नेशनल साइंस ओलंपियाड, केमिस्ट्री, नेशनल जनरल नॉलेज ओलंपियाड एंड इंग्लिश ओलंपियाड। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको साथ में मैथ्स और साइंस ओलंपियाड में बायो भी मिल जाएगा। ओके, सो यहां पूरे पावर पैक्ड वीडियो की सीरीज आपको सारी मिलेंगी। केमिस्ट्री में आप वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए और उसके बाद यहां पे कोर्स की डिटेल्स देखिए। जैसे ही आप यहां कोर्स की डिटेल्स देखेंगे आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी कि भाई आपको इस कोर्स में स्पेसिफिकली क्या क्या मिलने वाला है। ठीक है, यहां नीचे चैप्टर्स डले हुए हैं, आप चैप्टर पे क्लिक करेंगे, एक ड्रॉप बॉक्स ओपन होगा जिसमें सारे वीडियोस एक सीक्वेंस में एक प्रॉपर ऑर्डर में प्रेजेंट होंगे। आप क्लिक करके वॉच नाउ पे क्लिक करके वीडियोस को देख सकते हैं, जितनी बार चाहें उतनी बार वीडियोस को देख सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से 12th क्लास तक एनसीईआरटी, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड्स, एनटीएससी और ओलंपियाड्स, इन सब के वीडियो लेक्चर्स को इंग्लिश और हिंदी मीडियम में आपको 100% फ्री में अवेलेबल कराते हैं, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। मैग्नेट ब्रेन्स पे 2-3 वीडियोस देखने के बाद भी आपको कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता, ना ही कोई दूसरी फीस पे करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ सारी चीजें 100% फ्री हैं। सो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें अपने सिबलिंग्स, अपने रिलेटिव्स, अपने पीयर ग्रुप के साथ, so that together we can improve the quality of education and keep watching Magnet Brains for part 2 of this chapter, Structure of Atom of the series National Science Olympiad Class 9th Chemistry. Thank you.